स्टूडेंट सी डीपीपी मैं मान रहा हूँ आप लोगों ने कर ली होगी। आप लोग मुझे इसका मेथड बताते जाओ। फर्स्ट क्वेश्चन कैसे करेंगे बताओ। स्टूडेंट्स, मेरी आवाज आ रही है आपको? यस सर। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और बताओ मुझे कैसे करेंगे। ये डीपीपी आपने की या नहीं की अभी? नो सर। हाँ तो ये सब कंटिन्यूअस में बोल रहा हूँ, प्रैक्टिस करनी चाहिए आपको। अब आपका एक टेस्ट भी है मंडे, है ना? यस सर, उसी से रिलेटेड एक डाउट था। उससे रिलेटेड क्या डाउट है? जब सर, जब प्रैक्टिस। हम सर्कुलर लूप में जब हम वो निकालते हैं मैग्नेटिक फील्ड, हाँ। तो सर हम रेडियस वेक्टर और डीएल वेक्टर को परपेंडिकुलर लेते हैं। तो सर डीएल वेक्टर टेंजेंशनली होता है, इसलिए हम उसे परपेंडिकुलर लेते हैं, कोई और रीजन है? फिर से बोलो क्या क्वेश्चन है। सर, जब हम सर्कुलर लूप की वजह से मैग्नेटिक फील्ड निकालते हैं। हाँ, जब उसमें एम्पियर्स लॉ लगाते हैं उसकी बात कर रहे हो? नो या सर, जब नॉर्मल? स्टार्टिंग में ही नॉर्मल मैग्नेटिक निकालते हैं। फील्ड, अच्छा। सर हाँ, नॉर्मल। तो ठीक सर है। उसमें हम डीएल वेक्टर को वो परपेंडिकुलर लेते हैं ना रेडियस के। डीएल वेक्टर, हाँ, बिल्कुल। तो सर उसमें वो टेंजेंशनली होता है, इसलिए हम उसे परपेंडिकुलर लेते हैं। हाँ, या कोई और टेंजेंशियल है रीजन होता क्योंकि सेंटर पे निकालना है तो सेंटर से ज्वाइन किया रेडियस। रेडियस नॉर्मल है? होगी यस सर। ना डीएल वेक्टर के। डीएल वेक्टर जिस डायरेक्शन में करंट है ना? ओके सर। हाँ, इसलिए 90 डिग्री ले रहे हैं। तो मैग्नेटिक इफेक्ट आएगा अब मंडे आपके टेस्ट में, और आप लोग प्रैक्टिस कर लो। इसलिए अब ये मेरे साथ ये थोड़े देर ये क्वेश्चन करते हैं, फिर आगे कराऊंगा मैं। क्वेश्चन नंबर 1 पढ़ो और मुझे मेथड अभी करो और मुझे मेथड बताओ कैसे करेंगे। ये प्रोटॉन एंड इलेक्ट्रॉन। सर आर इक्वल्स टू एम वी अपॉन क्यू बी वाला लगा देंगे फॉर्मूला। देन द रेशियो ऑफ रेडियाई देयर सर्कुलर पाथ। हाँ, तो देखो कौन सा ऑप्शन आ रहा है इसमें। आ रहा है आपका आंसर, मैच करो एक बार। यस सर। चलो मान ले रहा हूं मैं। सेकंड क्वेश्चन मत देखो। और रीजन भी बताएंगे। A charged particle goes unaccelerated in a region containing electric and magnetic field. सब मैग्नेटिक फोर्स और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल होगी। ठीक है, चलो मैं इसके ऊपर एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आप। मान लें एक इलेक्ट्रॉन है। ये v वेलोसिटी से आ रहा है।
और ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड है ये भी v वेलोसिटी के डायरेक्शन में, ऐसा भी तो हो सकता है, इसमें क्या प्रॉब्लम है? ये भी इलेक्ट्रिक फील्ड भी इस वेलोसिटी के डायरेक्शन में है। तो अगर इसे अनएक्सेलरेटेड जाना है तो अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में होना चाहिए? क्वेश्चन क्लियर है आपको? सर एक बार फिर से बोल दीजिए, जस्ट अभी अभी ज्वाइन ये करा था। ये इलेक्ट्रॉन है, ये v वेलोसिटी से आ रहा है x डायरेक्शन में, पॉजिटिव x डायरेक्शन में, ठीक है। और उसी डायरेक्शन में इलेक्ट्रिक फील्ड भी है, पॉजिटिव x डायरेक्शन में। तो अब मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएं कि ये अनएक्सेलरेटेड चला जाए, अनएक्सेलरेटेड जाए? इसके लिए हम मैग्नेटिक फील्ड किस डायरेक्शन में लगाएं? अगर ये एक्स एक्सिस है, मैं इधर एक्स ले रहा हूँ, इधर वाई ले रहा हूँ, इसके रेस्पेक्ट में बता देंगे एक्स वाई जेड में। ये एक्स है, सर परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर तो बहुत सारी डायरेक्शन है, कौन सी डायरेक्शन में होगा? सर जिस डायरेक्शन में फोर्स जीरो हो जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड से इलेक्ट्रॉन के ऊपर, करंट पीछे की तरफ जा रहा है तो ऊपर की तरफ होना चाहिए परपेंडिकुलरली अपवर्ड्स वेलोसिटी के। तो मैग्नेटिक फील्ड ऊपर होना चाहिए, ये कह रहे हैं हम, वाई डायरेक्शन में। यस सर। मैग्नेटिक फील्ड मैंने वाई डायरेक्शन में लगा दिया। अब नेट फोर्स जीरो हो गया इसके ऊपर। यस सर। यस। कैसे? मैग्नेटिक फोर्स किधर आ रहा है और इलेक्ट्रिक फोर्स किधर आ रहा है, वो बता दो मुझे। कोई और बताएं क्लास में, इसके ऊपर अगर मैग्नेटिक फील्ड इधर ले लिया, ये इलेक्ट्रॉन है, मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन क्या है, एक्स वाई जेड यानी आई जे के में बता दें। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स की डायरेक्शन क्या है, और दोनों कैंसिल हो रहे हैं, कैसे कैंसिल हो रहे हैं समझाएं मुझे। क्लास कोई भी नहीं बता रहे, कंफ्यूजन है इसमें आप लोगों को। सर मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स होगा उसकी डायरेक्शन जे कैप में होनी चाहिए। एक्स पे तो उसका कंपोनेंट जीरो हो जाएगा, 90 डिग्री का एंगल है cos थीटा, तो जे कैप ही बचा। भाई बिल्कुल गलत बता रहे हैं, वेलोसिटी इधर है, मैग्नेटिक फील्ड वाई डायरेक्शन में, इधर तो फोर्स आ ही नहीं सकती मैग्नेटिक फोर्स जे डायरेक्शन में, पॉसिबल ही नहीं है। आप सोच लें भाई कैसे कर रहे हैं, फोर्स इक्वल टू
वी क्रॉस बी, वी इधर है, बी ऊपर है, तो वी क्रॉस बी किधर आया? वी क्रॉस बी, जेड एक्सिस के डायरेक्शन में आ रहा है या नहीं? वी क्रॉस बी, वी क्रॉस बी की डायरेक्शन के जेड एक्सिस में होगी या नहीं होगी, ये तो बताओ मुझे। यस सर। क्लास, क्लास कोई भी नहीं बता रहा, कैसे काम चलेगा? टेस्ट है भैया आपका मंडे, कौन बता रहे हैं? सर क्वेश्चन रिपीट कर सकते हैं एक बार, मेरा नेट नहीं आ रहा था। क्वेश्चन यही है कि फोर्स की डायरेक्शन किधर होगी, इस ये इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से आ रहा है, मैग्नेटिक फील्ड इधर है, किसी ने मुझे बताया इधर लगा देते हैं, तो ये अनएक्सेलेटेड जाएगा। इसके लिए मैं अभी चेक कर रहा हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स और मैग्नेटिक पॉजिटिव जेड एक्सिस होगी सर, है, के कैप होगी। के कैप होगी फोर्स, यस सर। फिर गलत हो रहा है, फिर सोच लो। सर हमें मैग्नेटिक फील्ड को ऐसे लगाना पड़ेगा ताकि हमारा जो फोर्स है वो नेगेटिव एक्स एक्सिस में आए। हाँ तो नेगेटिव एक्स एक्सिस वो तो अभी मैं अगले पार्ट में डिस्कस करूंगा, अभी डिस्कस करता हूँ। पहले ये वाला किसी ने बताया ना, पहले इसके बेसिस पे एक बार ये तो चेक कर लें, क्लास में अभी बहुत डाउट लग रहा है मुझे, आप लोग ठीक से नहीं बता रहे अभी। सर माइनस जे कैप। माइनस जे मतलब नीचे, यस सर। मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन बता रहे हैं ना हम, माइनस जे, यस सर। नॉट पॉसिबल। भाई देखो आप लोग प्रैक्टिस बढ़ा लो, नहीं तो बड़ा मुश्किल है। आप लोग बहुत कंफ्यूज हो रहे हैं बेसिक क्वेश्चन में, बहुत ही ज्यादा। कोई भी मेरी हेल्प नहीं कर रहा है क्लास में, बाकी सब भी आराम से शांत बैठे हैं। सर बी, अभी आपने क्वेश्चन क्या पूछा है? भाई इतनी देर से तुम्हें क्वेश्चन क्लियर क्यों नहीं हो रहा? ये किसी ने मुझे बताया मैग्नेटिक फील्ड ऊपर ले लेंगे, मैंने अभी ऊपर ले लिया वाई यस सर। डायरेक्शन में। अब मेरा क्वेश्चन ये है, ये इलेक्ट्रॉन वी वेलोसिटी से मूव कर रहा है एक्स डायरेक्शन में, यस इसके सर। ऊपर मैग्नेटिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है और इलेक्ट्रिक फोर्स की डायरेक्शन किधर है? सिंपल सा क्वेश्चन है जिसके लिए आप लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। बताओ मुझे, ओके सर। हाँ बताओ, मेरे लिए बहुत जरूरी है ये। सर नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड। तो अगर ये एक्स और ये वाई है तो वो जेड एक्सिस तो हो गई वो, तो के होगी वो। यस सर। मैग्नेटिक फोर्स पॉजिटिव जेड एक्सिस डायरेक्शन में, यही तो कह रहे हैं हम। यस यस सर। सर। बिल्कुल गलत है, ये इलेक्ट्रॉन है। सर माइनस आई कैप। अब तो और भी ज्यादा गलत है। देखो एक बात समझ लो, ये क्वेश्चन मुझे इसलिए पूछना पड़ रहा है क्योंकि एक तो बेसिक क्वेश्चन है, ऊपर से ये गलत बता रहे हो आप सब जितने अभी सर रिप्लाई आ रहे इलेक्ट्रॉन को फर्क नहीं पड़ता। हैं। नहीं ऐसे कैसे फर्क नहीं पड़ता, मतलब फोर्स तो लगेगी ना। यस सर। सर हाँ बोलो। इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से तो राइट टुवर्ड्स राइट होगी फोर्स, लेकिन मैग्नेटिक फोर्स तो सर प्लस के कैप ही होनी चाहिए।
प्लस के कैप, देखो ये तब होती जब ये पॉजिटिव चार्ज होता। अब ये इलेक्ट्रॉन है, ये नेगेटिव चार्ज है। सर रिपल्सिव होगा फोर्स। ये रिपल्सिव, कैसी कैसी बातें कर रहे हो? सर मतलब रिपल्सिव इलेक्ट्रिक। भाई, इसका नाम इलेक्ट्रॉन है, लिखना पड़ रहा है अब तो मुझे। इस पे नेगेटिव चार्ज है। अगर ये पॉजिटिव चार्ज होता, प्रोटॉन होता, तब ये डायरेक्शन सही होती। नहीं, ओके सर। तो अब इलेक्ट्रॉन है तो क्या होगी डायरेक्शन? माइनस के कैप। माइनस के। इतना सा आंसर देने में कितना टाइम लगाया? तो इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो मैग्नेटिक फोर्स होगी वो माइनस के डायरेक्शन में होगी, यानी नॉर्मल टू द प्लेन इनसाइड, इनसाइड होगी मैग्नेटिक फोर्स। सर हमें क्वेश्चन में इलेक्ट्रॉन गिवन है। मैंने दिया, इतनी 5-5 बार बोला है मैंने, क्वेश्चन दिया है ना ये। अच्छा सर, वो नहीं सुना इस, था, मैं क्वेश्चन इससे पढ़ रहा मतलब नहीं था। है, ये मैंने क्वेश्चन ये दिया है। हाँ। ओके अब सर। अब ये इलेक्ट्रॉन है, वी वेलोसिटी से जा रहा है, तो इसकी ये तो मैग्नेटिक फोर्स हो गई। और इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से फोर्स किधर हो गई? सर आई कैप डायरेक्शन। फिर गलत हो गया। माइनस के कैप। और भी गलत हो गया। माइनस आई कैप। माइनस आई कैप। अब ये इलेक्ट्रॉन नहीं है, तो पॉजिटिव चार्ज होता तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में फोर्स होती। नेगेटिव चार्ज है तो नेगेटिव एक्स डायरेक्शन में फोर्स होगी। सर सोच ले माइनस आई कैप बोला तो था मैंने। भाई, वो तो तुमने इसके लिए बोल दिया था, बी के लिए। नहीं, मैंने सर इलेक्ट्रिक फोर्स के लिए बोला था। अच्छा, ऐसा इलेक्ट्रिक क्या? फील्ड के लिए। तो फिर इसका मतलब गलत थोड़ी बोल दोगे? अगर मान लेता हूँ मैं, तुमने माइनस आई बोला, तो फिर बाद में गलत बोल दोगे? या मेरे सर साथ डिस्कस करोगे कि नहीं नहीं माइनस आई आ रहा है मेरा तो? सर मैं श्योर नहीं था मैं, ना। हाँ, तो इसलिए तुमने तुक्का फिट कर दिया। चलो ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से जा रहा है माइनस एक्स, और इसकी वजह से आ रहा है माइनस जेड। तो ये तो कभी बैलेंस नहीं करेंगे, तो अनएक्सलेटेड तो नहीं हुआ, ये आंसर तो रॉन्ग है ना? यस सर। यस सर। तो अब फिर सोच के बताओ, मैग्नेटिक फील्ड किधर लगाएं कि ये अनएक्सलेटेड मूव करे? सर माइनस के कैप में। हेलो। हाँ, सर सर वी और ई का डायरेक्शन आपने सेम अज्यूम किया है। इसका बी तो किसी ने बताया था क्लास में से, मैंने सर उसी वी, डायरेक्शन लिया। वी फॉर वैन। ये जो वेलोसिटी है, हाँ, ये मैंने दिया है कि ये एक्स डायरेक्शन में मूव कर रहा है। अब इसके लिए बताओ, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इसी डायरेक्शन में है। सर फिर तो अब भाई इस बैलेंस ही नहीं हो सकता। बैलेंस ही नहीं होगा, क्यों? सर क्योंकि अगर हमें बैलेंस करना है तो फिर जो दूसरी वाली फोर्स है वो उससे अपोजिट डायरेक्शन में होनी चाहिए, और क्रॉस प्रोडक्ट है तो वो कभी सेम अपोजिट साइड में आएगा ही नहीं वी से। ये सर क्योंकि परपेंडिकुलर ही सर जो होगा बस। मैग्नेटिक फील्ड का फोर्स है वो माइनस के सर कैप में क्योंकि है। क्रॉस प्रोडक्ट में तीनों आपस में परपेंडिकुलर होते हैं तो अपोजिट तो हाँ, आएगा ही तो नहीं कभी। मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन हम कहीं और भी तो ले सकते हैं, जिससे वी क्रॉस भी मिलाकर इधर आ जाए एक्स डायरेक्शन में। ऐसा नहीं होगा कभी? नो सर, क्रॉस प्रोडक्ट है, ऐसा तो कभी हो ही नहीं सकता। हाँ, सर गुड। परपेंडिकुलर होता है हमेशा वो। तो वी तो उसमें क्रॉस तीनों भी है आपस ना, में परपेंडिकुलर होते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड की वजह से जो फोर्स है कभी भी एक्स डायरेक्शन में लग ही नहीं सकती वो। यस सर। हाँ, यस सर। तो फिर इतनी देर से मुझे कहानी सुना रहे हो तुम लोग। सर पहले ध्यान नहीं दिया था ना, अभी ध्यान दिया। हाँ, इसलिए मुझे ये पूछना पड़ता है आप लोगों से। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सर जो ऊपर वाला क्वेश्चन था उसका आंसर बी है सर फिर। वो तो अलग क्वेश्चन दिया है, उसका तो नहीं बी वैसे और परपेंडिकुलर, हाँ बी है उसका ऑप्शन। सर मैंने एचसी में ये क्वेश्चन देखा था, उसका आंसर ए और बी दोनों था। पहले समझा दो मुझे, मैं मान लेता हूँ ए भी आ गया, थोड़ी देर के लिए समझाओ मुझे ये चार्ज सर नहीं सर, पार्टिकल। वही मैंने आपको व्हाट्सएप किया था आज सर, वही मतलब वो भी क्वेश्चन था सर। मतलब कैसे होगा सर, क्योंकि मैंने एचसी में देखा था सर, दोनों ए और ए भी था आंसर, बी भी था। नहीं भाई, वो अलग क्वेश्चन है, तुम हर क्वेश्चन में ऐसे ही करते हो।
सर HC बी का और नाम सी तो लेके फिर सर भी मैं हो आपको सकता क्वेश्चन है। पढ़ के सुना देता हूँ, मतलब जो HC में है मेरे सामने खुली हुई है वो। इफ HC अ तो चार्ज पार्टिकल गोज अनएक्सेलरेटेड इन अ रीजन कंटेनिंग इलेक्ट्रिक एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन फिर वो ऑप्शन दे रखे हैं, यही सेम ऑप्शन दे रखे हैं। छोड़ो सर, हम बाद में डिस्कस कर लेंगे। E must be parallel to B। तो इसमें अनएक्सेलरेटेड कैसे होगा भाई? तो पहले कारण भी तो बताओ मुझे, कौन से पेज पर है? मेरे सामने भी है, HC बताओ जरा। नहीं बोलो सर, बोलो। ये ऑप्शन अलग है सर, ये ऑप्शन अलग है। हाँ दिख फिर गया। अब सर तुमने बी जो और है सी मैं तो फिर भी मस्ट पॉसिबल बी है। मयंक परपेंडिकुलर लिखा है मयंक सुधर जाओ, ई मस्ट सुधर बी। जाओ। हाँ इसीलिए मैं बार बार बोलता हूँ, तुम सब क्वेश्चन को ऐसे ही कर देते हो, कुछ ना कुछ चेंज करके बोल देते हो, ये सेम दे रखा है। ये इसलिए नहीं हो सकता, खुद सोचे रहा। ई और बी अगर पैरेलल हैं यस सर, तो वही कंफ्यूजन था, ई की वजह से एक्सेलरेशन आ जाएगा। आएगा ही आएगा, क्यू ई फोर्स तो। हाँ उसको छोड़ दो, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलो। सर सी ऑप्शन हो सकता है उसका। ये देखो, बी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू मैग्नेटिक फील्ड बी। सर उससे भी तो फोर्स जीरो आ जाएगा। उससे मैग्नेटिक फोर्स सर आएगा, सर वो किसी इलेक्ट्रिक थीटा पे भी फील्ड हो सकता है बी वो। इलेक्ट्रिक फोर्स रह बी जाएगा। बी 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 के परपेंडिकुलर है, ये रहा बी, बी के परपेंडिकुलर है, तो आ गया इससे अनएक्सेलरेटेड। तो सर हमने फिर दूसरा ऑप्शन भी तो लिया हुआ है ना, इलेक्ट्रिक फील्ड वाला। दूसरा दो दो नहीं लेना, एक ही लेना है, इनमें से एक लेना है। सर अगर मल्टीपल चॉइस होता तो। अरे तो वो अलग तरह का क्वेश्चन होता है, पहले इसके ऊपर आओ तुम। वी ओके वो तो सर। हम कंडीशन दी, वी और ई, ये हम लिया तो हमने, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू बी, ये तो रहा। बी और बी परपेंडिकुलर, 1 घंटे तो डिस्कस किया। अच्छा यही चल रहा था, ओके सर। सर इसमें ही सर, मतलब जैसे अगर क्यू बी बी इज इक्वल टू क्यू ई होना चाहिए ना फोर्स बैलेंस करने के लिए। हाँ सर तो क्यू से क्यू कट जाएगा, तो ई मस्ट बी इक्वल टू वी बी नहीं होना चाहिए? ये तो ई और वी भी इक्वल हो गए, बस खाली। तो सर तो इसकी वजह से होने, अनएक्सलेटेड जाएगा, डायरेक्शन से कोई मतलब नहीं होगा। इसका मतलब तो ये है, कभी भी ई और वी बी के इक्वल हो, इस केस में भी ई बराबर वी बी रख दूं तो अनएक्सलेटेड हो जाएगा, बताओ। नहीं सर, जो हम केस की बात कर रहे हैं, वी मस्ट बी परपेंडिकुलर टू ई नहीं वाले दो केस। दो नहीं, एक ऑप्शन लेना है ना, दो साइमल्टेनियस थोड़ी लगाने हैं। इसको छोड़ दो, अब खाली ये लो, या तो अच्छा भाई चार में से एक सही भी ले लिया, उसके साथ तो कोई भी कंडीशन लगा लो, फिर वो तो एक अलग क्वेश्चन नहीं बन जाएगा। अच्छा, अगर सर मल्टीपल यस चॉइस सर। होता तब भी डी करेक्ट नहीं हाँ होता? ये कैसी बातें कर रहे हैं? मल्टीपल वो छोड़ दो भाई, हाँ तब होता ना सर वो नहीं अलग सर, चीज पूछ है। रहा अब हूँ। हाँ तब होता ना, तब क्यू बी और क्यू ई भी, तब वो ई और वी भी तो होते, पर सर पहले यही है ये ना सर, फिक्स है ना। सर एचसी में ए ऑप्शन बस अलग दे रखा है, बाकी सारे सेम दे रखे हैं। पक्का से चेक कर ले इस बार मैंने, इसमें ए और बी दे रखा है, उसमें आंसर डी नहीं दे रखा। पहली बात, क्वेश्चन अलग अलग है, उसको बाद में कंपेयर कर। नहीं सर, आप चेक कर लो सर, पेज नंबर 230, क्वेश्चन नंबर 7। हाँ तो क्या कहना चाह रहे हो, ई वी बी के इक्वल नहीं होना चाहिए? सर वही तो सर डाउट है सर। ये इसलिए मस्ट भी नहीं है, ई में भी हो सकता है, क्यू ई बराबर क्यू वी भी तब इक्वल होगा। और अगर फोर्स ही ना लग रही हो तो? इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड के अंदर चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है अनएक्सेलेटेड, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू? अभी तो हमें एक बताना है, पहली बात। सर तो पॉसिबिलिटी तो दूसरे की भी ट्रू होने की उतनी ही है। कौन सा? डी?
सी। सर डी तो होगा ही नहीं क्योंकि वो सेम प्लेन में नहीं है, तो ना इक्वल फोर्स तो रख ही नहीं सकते। यानी सेम क्यों? प्लेन की बात नहीं है, फोर्स तो इक्वल एंड अपोजिट लगेगी ना, क्यू ई बराबर क्यू वी भी तो होगा ही। बट सर वी भी थोड़ी होगा, वी क्रॉस भी होगा ना। हाँ सर, या फिर वी भी साइन थीटा होगा। ये तब होगा जब वी और बी परपेंडिकुलर ही हो बी के, इसलिए नहीं है वी बी साइन थीटा भी तो हो सकता है। यस सर, वही तो। हाँ, तो डी ऑप्शन तो नहीं हो सकता ना यानी। इसलिए डी कंपलसरी इसलिए नहीं दिया है। और सर ये परपेंडिकुलर वाली बात में अगर मस्ट की जगह शुड हो, शुड या फिर कैन लिखा हो तो हो सकता है ना वो। यहाँ पे हाँ मे भी होता तब हो सकता है। ओके सर। तो मतलब अगर ऐसा क्वेश्चन आ रहा है पेपर में जिसमें सिंगल करेक्ट हो लेकिन ऑप्शन मल्टी करेक्ट सही हो, तो उसे छोड़ दें या फिर कौन सा टिक करें? नहीं, जो मोस्ट करेक्ट हो वो टिक करोगे, जो मोस्ट अप्रोप्रिएट हो, पहली बात। दूसरी बात, ये तो यहाँ बन ही नहीं रहा, ई मस्ट बी इक्वल टू वी बी से भी नहीं आएगा, क्योंकि वी और बी के बीच में अगर एंगल थीटा हो गया तो क्यू वी भी साइन थीटा क्यू ई के इक्वल होगा ना तब, यस सर। इसलिए नहीं हो रहा ये। ओके सर। हाँ, ये तभी होगा जब वी और बी भी परपेंडिकुलर हो, तब यस सर तो। सर, इसलिए मैंने आपसे सबसे पहले यही पूछा था, क्या डी ऑप्शन करेक्ट होगा? भाई तुमने सारे ऑप्शन पूछ लिए थे, तुम भाई सर क्वेश्चन सिर्फ बदल यही बदल के पूछा था सर। पूछते रहते हो। सर सेम ही क्वेश्चन है सर, आपको पेज नंबर भी बता दिया सर अब तो। अब तो हाँ, अब बता रहे हो ना, जब मैं कह रहा था ये दिखाओ तो तब वो फट से बोला कि ए वाला चेंज हो गया, खैर जाने दो। तुम भाई अरे क्वेश्चन चेंज सर आप करके पेज बाद नंबर में बता दिए सर आपको, सर अभी भी आप कह रहे हो सर मुझे। पेज नंबर बता दिया तो मैंने देखा कहाँ तुम्हारा पेज नंबर। सर देख लो ना सर अब। तो अब तो मैंने तुम्हें बता दिया ना, ई मस्ट बी इक्वल टू हाँ। वी भी इसलिए नहीं हो सकता। यस सर, ओके सर। तुम क्वेश्चन बदल बदल के जानबूझ के शैतानी करते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आओ, चलो उसको छोड़ो। ये बताओ कैसे करेंगे। सर ये डाउट है। ये तो मैंने लास्ट क्लास में बताया तुम्हें, जब ये सर एंगल आंसर नहीं निकल यस रहा सर। इसका। थीटा पे सर जा इसकी रहा है। काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे, क्यू बी इज इक्वल अनुष्का टू ने पूछा था ये क्वेश्चन पोटेंशियल से। कि ये थीटा कैसे अनुष्का ने निकालेंगे। पूछा था सर। हाँ, तो पूरी क्लास को बताया था, उसको अलग से थोड़ी बताया। सर वो तो सर टाइम पीरियड बताया था आपने। टाइम पीरियड नहीं सर भाई, मैंने टाइम टाइम स्पेंट पूछा था। सर काइनेटिक एनर्जी निकाल लेंगे टाइम सर पूछा पहले। था ना, टाइम तो उस इससे भी आगे की बात है, पहले थीटा तो आएगा ही, तब टाइम पीरियड हाँ आ रहा सर था। वो साइन थीटा हाँ, वाला फॉर्मूला। तो साइन थीटा निकालेंगे ना, साइन थीटा क्या हो जाएगा। सर वो कैलकुलेट ही नहीं हो पा रहा। सर डी बाय आर होगा। ये ऐसा नहीं था यार, ये क्वेश्चन बताया था फिर भूल गए आप लोग। ये इधर वेलोसिटी है, ये डी है, ये एंगल थीटा है, ये वाला। ये 90 डिग्री होगा रेडियस के परपेंडिकुलर, तो ये 90 माइनस थीटा, ये वाला थीटा ही आएगा। और रेडियस इससे निकालोगे, पोटेंशियल ये लगाया, चार्ज इनटू पोटेंशियल डिफरेंस एनर्जी हो गई। यस सर। और जो एम वी अपॉन क्यू बी है, एम वी में एम वी मोमेंटम है, तो उसको काइनेटिक एनर्जी में चेंज कर सकते हैं ना। यस सर। एम वी कहाँ की बात? प्रोटॉन का मास तो हमें खुद लेना है, प्रोटॉन है। गिवन है ना, प्रोटॉन मतलब 1.67 10⁻⁻27 kg। तो इससे हमें मोमेंटम आ गया, और पी अपॉन क्यू भी इससे रेडियस आएगी, और रेडियस आ गया तो साइन थीटा से थीटा जाएगा। अब क्लियर है।
क्लास अब क्लियर है मेथड? सर इसकी तो पोटेंशियल मेथड गिवन है ना, मैं काइनेटिक एनर्जी। काइनेटिक एनर्जी नहीं आ रही? काइनेटिक एनर्जी अब ये कोई और बताएगा मुझे। काइनेटिक एनर्जी कैसे निकालेंगे? सर QV इज इक्वल टू हाफ mv स्क्वायर। क्यूवी। वर्क डन। सर चार्ज इनटू ओके, पोटेंशियल डिफरेंस इज इक्वल टू वर्क डन व्हिच इज इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी। आ गया सर। तो के की वैल्यू कितनी आ जाएगी? वो तो चेंज आएगा, फिर के कैसे आएगा? सर एक को जीरो मान लेंगे। सर काइनेटिक एनर्जी तो कांस्टेंट ही रहेगी ना शायद। तो हाफ mv स्क्वायर इज इक्वल टू q इनटू पोटेंशियल। चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस, वही उसकी एनर्जी है और वही काइनेटिक एनर्जी होगी। इस पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से एनर्जी आ रही है ना उसमें। यस सर, सर स्टार्टिंग से ये तो बोल रहा हूँ सर मैं। तुम तो सही बोल रहे हो। Q इंटू वी पोटेंशियल डिफरेंस इक्वल टू के, वही काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, अब हो जाएगा। यस सर सर। मेथड तो क्लियर है पर आंसर नहीं आ रहा था इसका कैलकुलेट करके। तो कैलकुलेशन हमने गलत की होगी, कैलकुलेशन दिखाना। सर 2-3 बार की थी, अब एक बार और कर लूंगी। जो 2-3 बार की थी उसकी कॉपी भेजना ना मुझे करके। ओके सर। साइन थीटा की वैल्यू यहाँ 1/2 आएगी। और क्यू क्या रखा था उसमें, बताओ मुझे। सर क्यू तो 1.6 इंटू 10⁻⁻19। हाँ तो वैल्यू तो सही है, तो फिर चेक करना। चलो ये बताओ मुझे क्वेश्चन नंबर 4। डीपीपी आप लोग किया करो, प्रैक्टिस एकदम नहीं कर रहे हो। प्रैक्टिस नहीं करेंगे फिर कितने भी यहाँ पे हम क्वेश्चन कर लें, कोई ज्यादा फायदा नहीं होगा उसका। सर इस क्वेश्चन में आर ग्रेटर देन बी माइनस से रखना होगा। यस सर। सर हाँ हाँ सर, पहले रेडियस वाला फॉर्मूला रेडियस लगाएंगे इसमें। निकालेंगे और बी माइनस से जो हमारी रेडियस है, जस्ट एंटर द रीजन एक्स ग्रेटर देन बी। तो रेडियस कम से कम बी माइनस से होनी चाहिए, है ना? तो यस सर। उससे वेलोसिटी आ जाएगी हमारी। ठीक है, मैं मान ले रहा हूँ। अब थोड़ा सा नया टॉपिक ले लेता हूँ, फिर प्रैक्टिस करेंगे। ये हम अर्थ मैग्नेटिज्म देख रहे हैं, इसके लिए पहले फिगर देखो। ये क्या है? ये अर्थ का मैग्नेटिज्म हम डिस्कस कर रहे हैं, उसमें 3 चीजें होती हैं। उसे समझने के लिए पहले हम 2 चीजें समझेंगे इसमें। क्या? एक ज्योग्राफिक मेरिडियन और एक मैग्नेटिक मेरिडियन। पहले फिगर फिगर क्लियर है, आपको दिखाई दे रही है? दिख रही है सर। यहाँ पे देखो जरा, इसमें क्या क्या दिया हुआ है मेरे साथ। अर्थ का ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ये क्यों बना है? ये अर्थ है, ये नॉर्थ पोल है इधर, ठीक है? सर और कैन यू ड्रॉ? ड्रॉ मतलब नहीं, फिगर मतलब से लिख देखेंगे तो। फिगर पर और लिख सकते हो सर आप? नहीं नॉर्थ नहीं, मैं साउथ। ये पॉइंटर चल तो रहा, पॉइंटर दिख रहा है यहाँ पे। सर वो बाद में याद नहीं रहेगा।
स्क्रीनशॉट के ले लूंगा ना मैं इसका भी फिर। यार तुम ये वाला यहाँ पर है, एक मिनट। ये नॉर्थ पोल है यहाँ पे, ज्योग्राफिकल नॉर्थ पोल। अब दिखाई दे रहा है ये, और यहाँ सर पर है ये। एन लिख दो वहां पर सर। ये लिखा हुआ है ऑलरेडी, ज्योग्राफिक साउथ पोल ये लिखा है, देखो। ये ज्योग्राफिक नॉर्थ पोल ओके सर। फिगर में सब लिखा हुआ है, हम थोड़ा हमें समझना है। ओके सर। ये नॉर्थ पोल, ये साउथ पोल। तो ऐसा वर्टिकल प्लेन जो नॉर्थ पोल और साउथ पोल से आ रहा है अर्थ के अक्रॉस, ठीक है, अर्थ को कट करता हुआ, अर्थ को सेब मान लो, सेब है ये। ओके सर। और उस एप्पल को हमने एक वर्टिकल प्लेन से कट किया, तो जो वर्टिकल प्लेन नॉर्थ और साउथ से पास होगा उसका नाम है ज्योग्राफिक मेरिडियन। समझ गए? यस सर। अब देखते हैं यहाँ पे, इसके अंदर मैग्नेटिक फील्ड होता है अर्थ के अंदर, कैसे मालूम हमें? क्योंकि अगर हम किसी मैग्नेट को हैंग करते हैं तो वो हमेशा नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में जाके रुकेगी, अगर हम उसे किसी थ्रेड से हैंग करते हैं, मैग्नेट को सस्पेंशन करते हैं, है ना? ये तो पता है हमें। यस सर। तो अर्थ, अगर हम मैग्नेट को सस्पेंड करें तो ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल लिखा है यहाँ पे, अर्थ मैग्नेटिक साउथ पोल ये नॉर्थ के बहुत पास है। तो जनरली हम कहते हैं मैग्नेट किधर पॉइंट करती है, नॉर्थ की तरफ, लेकिन वो जो नॉर्थ होता है वो मैग्नेटिक नॉर्थ होता है। ओ। और वो जो मैग्नेटिक नॉर्थ है एक्चुअल में वो अर्थ का, अर्थ के अंदर जो मैग्नेट है उसका साउथ पोल है। क्यों? क्योंकि नॉर्थ और साउथ पोल एक दूसरे को अट्रैक्ट करेंगे, तो अर्थ का साउथ पोल मैग्नेट के नॉर्थ पोल को अपनी तरफ अट्रैक्ट कर लेता है। ये समझ में आया हमें? नहीं, चला गया। स्टूडेंट्स, यस आपको सर। सुनाई दे रहा है? हाँ, ये टॉपिक मैं इसीलिए पहले नहीं ले रहा था क्योंकि इसमें थोड़ा हमें ज्यादा कंसेप्ट लगानी है, थोड़ा समझना है, थ्योरेटिकल है ये। ठीक है। सर ज्योग्राफिक और मैग्नेटिक में क्या फर्क है? ज्योग्राफिक नॉर्थ का मतलब है जो हम नॉर्थ पोल, जनरली हमारा ग्लोब होता है उस पे नॉर्थ पोल हमारा बना हुआ है, यानी उसकी पोजीशन हमने बता दी है, नॉर्थ पोल है ये साउथ पोल है, वो ज्योग्राफिक नॉर्थ हो गए। अच्छा। और मैग्नेट को हमने हैंग किया थ्रेड से, उसका नॉर्थ जिस डायरेक्शन में पॉइंट कर रहा है वो वाला जो पोल है वो मैग्नेटिक साउथ पोल है। ओके। तो ये अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल नॉर्थ के पास आता है, बहुत कम अंतर है ये 1 डिग्री से भी कम एंगल बनता है, यानी ऑलमोस्ट नॉर्थ की तरफ। दिल्ली में अगर हम लेते हैं इसको दिल्ली में, तो दिल्ली में ये 1 डिग्री से भी कम बनता है, कुछ मिनट का होता है, 41 मिनट का। ठीक है। जो अर्थ का मैग्नेटिक साउथ पोल बन जाता है। हाँ, अर्थ, ये जो सर वो नॉर्थ, बनता क्यों है? वही तो समझा रहा हूँ, उसको समझ ले हम। अर्थ के अंदर भी एक मैग्नेट है, अर्थ के मैग्नेट के साउथ पोल हमारा नॉर्थ के पास होता है, लेकिन ठीक नॉर्थ पे नहीं होता, उसके पास होता है। ठीक है, पहले ये समझो। और अर्थ का जो मैग्नेट है उसका नॉर्थ पोल ज्योग्राफिक साउथ के पास होता है, ये रहा, ये मैग्नेटिक नॉर्थ पोल है। ये ज्योग्राफिक जो हम अर्थ का साउथ पोल कहते हैं उसके पास होता है ये। यहां तक समझ में आ रहा है या नहीं समझ में आ रहा? आ रहा है सर, इतना तो आ रहा है। हाँ, तो हमें ये चीज समझ में आई, जो नॉर्थ पोल होता है हमारा नॉर्मल ज्योग्राफिक नॉर्थ, जिसे हम ग्लोब में नॉर्थ पोल लिखा होगा, उसके पास अर्थ की मैग्नेट का साउथ पोल है। और जो साउथ पोल लिखा है ग्लोब के ऊपर वो ज्योग्राफिक साउथ पोल है, उसके पास अर्थ की मैग्नेट का नॉर्थ पोल है। ये नॉर्थ ओके पोल सर। और मैग्नेटिक साउथ पोल, इसको मिलाकर एक वर्टिकल प्लेन पास करते हैं इस ऑरेंज में से या एप्पल में से।
ये जो हमने अर्थ को एप्पल लिया था, एक वर्टिकल वर्टिकल प्लेन प्लेन मतलब? वर्टिकल प्लेन मतलब चाकू से ऐसे काट दिया ऊपर से नीचे तक, वो वर्टिकल प्लेन ओके हो गया। सर, ओके सेब को सर। काट दिया हमने दो पार्ट में, ऊपर से चाकू लिया और ऊपर से सीधे नीचे तक ले गए, समझ गए? तो ये जो यस सर। अर्थ का साउथ पोल, ये मैग्नेटिक साउथ और ये मैग्नेटिक नॉर्थ, इसको मिलाने वाले जो वर्टिकल प्लेन होगा उसका नाम मैग्नेटिक मेरिडियन है। और ये ये मैग्नेटिक मेरिडियन और ये जो ज्योग्राफिक मेरिडियन है, इसके बीच में थोड़ा एंगल होता है, वो पूरे अर्थ पे हर प्लेस पे वेरी करता है, हर प्लेस पे थोड़ा थोड़ा डिफरेंट होता है, समझ गए? यस सर। अब मैं तीन अर्थ के जो मैग्नेटिज्म है उसके थ्री एलिमेंट होते हैं, एक डेक्लिनेशन, एक डिप और एक हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड। उसमें से मैं एक एक्सप्लेन कर रहा हूँ जिसका नाम है मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। मैग्नेटिक डेक्लिनेशन ये ज्योग्राफिकल मेरिडियन और मैग्नेटिक मेरिडियन, इन दोनों के बीच के एंगल को डेक्लिनेशन कहते हैं, मैग्नेटिक डेक्लिनेशन। इतना समझ में आया? सर इनके बीच का एंगल तो 1 डिग्री से भी कम होता है ना? हाँ, यहाँ पे अर्थ हमारे न्यू दिल्ली के लिए 1 डिग्री के आसपास 41 मिनट है लगभग। ईस्ट 41, ईस्ट मतलब नॉर्थ से ईस्ट की तरफ, नॉर्थ पोल से ईस्ट वाली डायरेक्शन में 41 मिनट पे जो एंगल बनेगा उस तरफ हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है। यानी मैग्नेट एक्चुअल में एग्जैक्ट नॉर्थ की तरफ नहीं पॉइंट करेगी, बल्कि नॉर्थ से 41 मिनट ईस्ट की तरफ पॉइंट करेगी, जिधर हमारा मैग्नेटिक साउथ पोल होगा, अर्थ के मैग्नेट का जो साउथ पोल होगा, और वो नॉर्थ के पास है। ये समझ में आ गया हमें? यस सर। सर तो इससे हमारा टाइम डिफाइन होता है कि अलग अलग रीजन में जाके कितना टाइम डिफरेंस आता है? नहीं, इससे हमें ये पता चलता है कि हमारा मैग्नेट की जो डायरेक्शन है ये सी में जो ट्रेवल करते हैं तो उनको डायरेक्शन मिलती है कि मैग्नेट तो मैग्नेटिक डायरेक्शन में मूव करेगी जिधर मैग्नेटिक पोल्स होंगे। तो उससे हमें पता चलता है हम अपने ज्योग्राफिक पोल के कितने पास में हैं या दूर हैं, ठीक है? यस सर। तो इसमें अब पहले फिर से बता रहा हूँ, क्लास में किसी को डाउट हो तो मुझे फिर से पूछेंगे। आपको ज्योग्राफिक मेरिडियन समझ में आ गई क्या होती है? ज्योग्राफिक मेरिडियन यस सर। क्या होती है? एक वर्टिकल प्लेन जो ज्योग्राफिक नॉर्थ और साउथ से पास होता है, ठीक है? यस। इसी तरह मैग्नेटिक मेरिडियन क्या होती है? जो जो मैग्नेटिक साउथ मैग्नेटिक नॉर्थ और साउथ से और पास होने नॉर्थ वाली साउथ से वर्टिकल प्लेन वर्टिकल है। प्लेन है, गुड। और इन दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच का जो एंगल है उसका नाम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन है। तो इससे जो अर्थ का मैग्नेटिज्म है उसके थ्री एलिमेंट्स कहलाते हैं, उसमें से एक डेक्लिनेशन है। डेक्लिनेशन समझ में आ गया हमें? यस सर। द एंगल बिटवीन ज्योग्राफिक मेरिडियन एंड एंड मैग्नेटिक मेरिडियन। मैग्नेटिक मेरिडियन इन हॉरिजॉन्टल प्लेन इज नोन एज मैग्नेटिक सर हॉरिजॉन्टल डेक्लिनेशन। है पर वो वर्टिकल? एंगल तो हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा ना, प्लेन तो ओके सर। वर्टिकल है, एंगल तो उनके परपेंडिकुलर हॉरिजॉन्टल प्लेन में आएगा। ओके सर। क्लास में इतना सबको समझ में आ गया? किसी को डाउट है तो बोलो। अनुष्का मैडम, Yes, sir. समझ में आ गया? अर्थ मैग्नेटिज्म पूछ रहे थे Yes, ना? sir. हाँ, वो Yes, इसीलिए। sir. हाँ, अब कुछ पॉइंट ले रहा हूँ मैं उसके। ये एक्चुअल में स्टूडेंट को बोरिंग लगता है इसलिए ले नहीं रहा था पहले मैं, लेकिन सिलेबस में लेना तो है, धीरे धीरे करना था। अब ये देखो मैग्नेटिक डेक्लिनेशन, ये इसमें फिर से समझाया है। ये मैग्नेटिक मेरिडियन है, ये जो मैग्नेट है, हमने ये मैग्नेटिक नीडल ली, इसका नॉर्थ जिधर पॉइंट करेगा उससे वर्टिकल डायरेक्शन में ये प्लेन पास किया, वो हमारा मैग्नेटिक मेरिडियन है, ठीक है? वर्टिकल प्लेन। और ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ गिवन है, ये ज्योग्राफिकल साउथ।
ये वाला जो है ये एनजी लिखा है, ज्योग्राफिकल नॉर्थ। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, ये आ रहा है समझ में। और ये ज्योग्राफिकल साउथ है ये वाला। तो नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला जो प्लेन होगा, वर्टिकल प्लेन, ये ज्योग्राफिक मेरिडियन है ना। इसमें बनी हुई है ये वर्टिकल, एक ये पेज की तरह बना हुआ है, ये दिख रहा है आपको। सर ये वाली फिगर तो और कंफ्यूज कर देगी। कंफ्यूज नहीं करना है, इसीलिए तो मैंने पहले वो फिगर अच्छी तरह दिखा दी है। ये देखो, ये सर उससे नॉर्थ, आगे समझ। नहीं इससे भी समझना है। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को मिलाने वाला ये वर्टिकल प्लेन एक पेज की तरह बना दिया ना, बुक का एक पेज है ये वर्टिकल, देखो ये इसमें क्या दिक्कत है। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ और साउथ को मिला के ये वाला ये वर्टिकल प्लेन, यहाँ से हमने वर्टिकल एक प्लेन पास किया, इसमें क्या दिक्कत है। ठीक है। नहीं ठीक है। सर दोबारा बताना। ये ज्योग्राफिकल नॉर्थ है, इधर ज्योग्राफिकल साउथ है। तो नॉर्थ पोल और साउथ पोल को मिलाने वाला ये वर्टिकल प्लेन है। ये जो अभी एप्पल था उसमें से हमने ये चाकू से वर्टिकल प्लेन ऐसे पास किया, चाकू से कट कर दिया ऊपर से नीचे तक। तो उस वर्टिकल प्लेन को इन्होंने ये पेज की तरह, बुक के एक पेज की तरह दिखा रखा है, ये रहा एनजी। और ये जो मैग्नेटिक नीडल है ये किधर पॉइंट करेगी, ज्योग्राफिकल नॉर्थ की पास में, नॉर्थ की तरफ, पर एग्जैक्ट नहीं, नॉर्थ के आसपास होगा। और ये जो निडल है इससे वर्टिकल प्लेन पास हुआ निडल के नॉर्थ, और ये साउथ कहलाता है नॉर्थ। निडल का ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो निडल से जो वर्टिकल प्लेन पास हुआ वो मैग्नेटिक मेरिडियन है। और इसलिए इन दोनों वर्टिकल प्लेन के बीच का ये हॉरिजॉन्टल एंगल है, इसका नाम डेक्लिनेशन है। वही समझाया इन्होंने। ओके सर। तो इतना डिफिकल्ट नहीं है ये जितना हमें लग रहा है। ये जो नॉर्थ और साउथ है इसी की ये लाइन यहाँ फिर से यहाँ ड्रॉ कर रखी है। तो मैग्नेटिक मेरिडियन और ज्योग्राफिक मेरिडियन के बीच का एंगल हॉरिजॉन्टल प्लेन में, उसका नाम मैग्नेटिक डेक्लिनेशन होता है। ये क्लास में समझ में आ गया। अगले पॉइंट पे चलो। यस सर। अब देखें डिप एंगल क्या होता है। ये डिप एंगल, ये मैग्नेटिक मेरिडियन वाला पेज है। ये जो पेज वर्टिकल प्लेन है, मैग्नेटिक मेरिडियन। तो अगर हम इसमें अपनी मैग्नेटिक नीडल रखें और ऐसे रखें कि वो वर्टिकल प्लेन में फ्री हो घूमने के लिए, वर्टिकल प्लेन में यानी हॉरिजॉन्टल एक्सिस के अबाउट घूम सकती हो, तो ये जो नॉर्थ वाली डायरेक्शन है, हॉरिजॉन्टल से ये एंगल, कुछ एंगल बना रहा है नीचे, यानी ये या तो हॉरिजॉन्टल एक्सिस के पैरेलल होगा, या इससे नीचे होगी नॉर्थ, या इससे ऊपर होगा नॉर्थ। तो ये जो नॉर्थ वाली, ये निडल की जो नॉर्थ मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बताता है, निडल का नॉर्थ। तो हॉरिजॉन्टल से ये जितना एंगल होता है वर्टिकल प्लेन में, उसका नाम डिप एंगल होता है। डिप एंगल वर्टिकल प्लेन में होता है। ये समझ में आया हमें। फिर से बताऊं। स्टूडेंट, नो सर आ गया। हाँ ये समझ में आ गया ना आपको। डिप एंगल, डिप एंगल अगर हमने मैग्नेट को हैंग किया थ्रेड से, तो जो हॉरिजॉन्टल लाइन से वो नॉर्थ वाली डायरेक्शन, मैग्नेट का ये नॉर्थ, जहाँ पे नॉर्थ लिखा होता है वो मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन बता रहा है, अर्थ के मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन।
तो वर्टिकल प्लेन में हॉरिजॉन्टल से वर्टिकल प्लेन में जो एंगल बना है उसका नाम डिप एंगल है। यहां तक क्लियर है? और ये जो अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड होता है, ये अर्थ का बी, इस बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट अगर ये एंगल डेल्टा हो, बी कॉस डेल्टा, उसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट कहेंगे। बी का कंपोनेंट बी कॉस डेल्टा, अगर ये डेल्टा है तो। यहाँ पे सर डेल्टा सॉलिड एंगल होगा ना? नहीं नहीं, सॉलिड नहीं है, वर्टिकल प्लेन में ना डेल्टा। ये मैग्नेटिक नीडल हॉरिजॉन्टल से जितनी झुकी हुई होगी नीचे या ऊपर, वो डिप एंगल है। ओके सर। तो ये मैग्नेटिक फील्ड हो गया इधर। अब मैग्नेटिक फील्ड का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट बी कॉस थीटा ही तो लेंगे, थीटा यहाँ पे डेल्टा है। तो अर्थ का जो ओके सर। हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है वो थर्ड एलिमेंट कहलाता है। अर्थ मैग्नेटिज्म के थ्री एलिमेंट्स हैं, उसमें से एक डेक्लिनेशन है, दूसरा ये एंगल ऑफ डिप है, और तीसरा हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट है। अब तीनों समझ में आ गए हमें? इस बी का हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट यानी बी कॉस डेल्टा, उसे हम हॉरिजॉन्टल कंपोनेंट ऑफ मैग्नेटिक फील्ड कहेंगे। ओके सर। तो ऐसे थ्री एलिमेंट्स ऑफ अर्थ मैग्नेटिक फील्ड होते हैं। अब मैं अगली फिगर पे आ रहा हूँ, अगली डेफिनेशन पे। ये दो इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है। एक मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, जिसे हम एच कहते हैं, मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी, यानी ऐसी, ये वो क्वांटिटी है जिसकी कैपेसिटी है मैग्नेटाइज करने की, कैपेसिटी टू मैग्नेटाइज, उस एबिलिटी का नाम है मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी। उसे हम एच से डिनोट करते हैं। और कैसे निकालते हैं? सोलेनाइड के अंदर ये मैग्नेटिक फील्ड देखा था हमने, म्यू नॉट एन आई, इसको म्यू नॉट एच के बराबर रख दें तो जो एच है म्यू नॉट का मल्टीपल, उसका नाम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी होता है। इसलिए एच की वैल्यू एन आई आ गई, नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ इनटू करंट, यानी एम्पियर टर्न्स आ गई, एम्पियर टर्न्स पर यूनिट लेंथ। उसे हम मैग्नेटाइजिंग फील्ड इंटेंसिटी कहते हैं। ओके सर। हाँ, ये लर्न करने वाली चीजें हैं भाई, ये बोरिंग चीजें हैं लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बोर्ड एग्जाम के लिए तो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और कंपटीशन में इसकी डायमेंशन पूछी जाती है, इसलिए डायमेंशन याद कर लेंगे। ये एम्पियर मीटर इनवर्स है, हम इससे निकाल भी सकते हैं, लेकिन ये आसान वाली याद रखें, एम्पियर मीटर इनवर्स होती है, जो कि इससे आ रही है, एन आई से। इसी तरह ये दूसरी क्वांटिटी है, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, इसको मैं एनलार्ज कर रहा हूँ। ये एनलार्ज किया तो ये इधर ही चला गया बेचारा। ये क्या होती है? जो हमने मैग्नेटिक मूवमेंट निकाला था एम क्रॉस बी टॉर्क में, याद आ रहा है? एम इक्वल टू एन आई है। यस सर। मैग्नेटिक मूवमेंट को वॉल्यूम से डिवाइड कर दें, वो इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहलाता है। तो जब हम किसी ऑब्जेक्ट को मैग्नेटाइज करते हैं एच से, यानी करंट से हम मैग्नेटाइज करेंगे, मैग्नेटाइज करने के बाद उसके अंदर इतना मैग्नेटिक मूवमेंट इंड्यूस हुआ, उसको वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया, यानी टोटल मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, उसे हम इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन कहते हैं। ये कैपिटल एम से उसे हम डिनोट कर रहे हैं। और इसकी डायमेंशन भी एम्पियर मीटर इनवर्स सेम होती है जो एच की थी। यहां तक समझ में आया हमें? यस सर। क्या हो गया क्लास में, कुछ बोल नहीं रहे?
सर एनालाइज करने में टाइम लग रहा है ना, तो इसलिए लेट अच्छा रिप्लाई करना पड़ रहा है। अच्छा ठीक है। तो समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम है तो बताओ। दो चीजें समझ में आ गई। यस। एक मैग्नेटाइजिंग फोर्स या मैग्नेटिक इंटेंसिटी एच, और इसका नाम, ये मैग्नेटिक इंटेंसिटी है, देखो ये इंटेंसिटी और मैग्नेटाइजेशन तो देखने में दोनों एक जैसे लग रहे हैं, ये ध्यान से देखेंगे, इसलिए इसलिए कंफ्यूजिंग है ये। तो एच, और एक हमने पढ़ा इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, मैग्नेटिक मूवमेंट पर यूनिट वॉल्यूम, जो भी सब्सटेंस है उसके वॉल्यूम से डिवाइड कर दिया। अब बताओ मुझे, ये दोनों समझ में आए? यस सर, आ गए। और अब मैं बताने जा रहा हूं मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी। एक दो दिन पहले पूछ रहे थे कोई मुझसे, पूछ रहे थे एच और अनुष्का। एम। हाँ एच और ये जो मैग्नेटिक मूवमेंट आया, ये इंटेंसिटी ऑफ मैग्नेटाइजेशन, एच और ये कैपिटल एम, इनके रेशो को ससेप्टेबिलिटी कहते हैं, यानी एम बाई एच। अभी यहाँ पे आगे आएगा कितना हमने, ये तो हमने एच हमने मैग्नेटाइजिंग फोर्स लगाई, और मैग्नेटिक मूवमेंट ये इंड्यूस हुआ, इसको ऊपर रखेंगे, एम बाई एच, एम अपॉन एच, उसका नाम ससेप्टेबिलिटी है, ससेप्टेबिलिटी, जिसे हम अभी एप्सिलॉन से आगे डिनोट करेंगे। ये यहाँ पे एक कट रहा है, ये एक मिनट, इधर आ रहा था, यहाँ आ रहा है, आ रहा है। मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी काई एम, ये इसको काई काई पढ़ते हैं, ये एक्स की तरह नोटेशन है, काई पढ़ते हैं इसको, काई एम, एम बाई एच, इसके रेशो को हम मैग्नेटिक ससेप्टेबिलिटी कहते हैं। इसका मतलब ये होता है, ये रेशो जितनी ज्यादा होगी यानी उस ऑब्जेक्ट को हम उतना ज्यादा जल्द आसानी से मैग्नेटाइज कर सकते हैं। काई एम अगर लार्ज है तो ज्यादा मैग्नेटाइज कर सकते हैं, काई एम कम है तो उसे कम मैग्नेटाइज कर सकते हैं। ये समझ में आया आपको? सर इसे काई क्यों पढ़ते हैं? तो ये तो भाई ग्रीक लेटर्स हैं, ये उसके नाम उन्होंने अच्छा अच्छा ग्रीक अच्छा। लोगों ने बनाए, हाँ ये मैंने नहीं बनाए। इसका नाम काई एम कुछ रखा है, ये एक्स जैसा देखने में लगता है, ये नोटेशन देख लो, ऐसा बना होगा। और ये डायमेंशन लेस है, क्यों? दोनों की डायमेंशन सेम है। अब मैं इधर आ रहा हूँ, रिलेटिव परमेबिलिटी, ये डाइलेक्ट्रिक कांस्टेंट की तरह है ना? वहां पे हमने लिया था म्यू अपॉन, वहां पे लिया था एप्सिलॉन अपॉन एप्सिलॉन नॉट। तो यहाँ पे सेम रेशो है, म्यू ऑफ मटेरियल अपॉन वैक्यूम का म्यू, इन दोनों का रेशो को रिलेटिव मैग्नेटिक परमेबिलिटी कहते हैं। तो जो हमने दो तरह के सब्सटेंस अभी पढ़ेंगे, पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस एंड फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक भी पढ़ेंगे। तो पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस के लिए इसकी वैल्यू 1 से स्लाइटली लार्ज होगी, और फेरोमैग्नेटिक के लिए ये 1000 या बहुत लार्ज वैल्यू भी हो सकती है, आयरन के लिए 1000 है। ये सारी डेफिनेशन हमें लर्न करनी है, ये रटने वाला मटेरियल है, ठीक है? कैसा मटेरियल है? रटने वाला मटेरियल है। यहां तक समझ में आ गया आपको? Yes, sir. हाँ अभी पैरामैग्नेटिक पैरामैग्नेटिक वो प्रॉपर्टीज भी लेनी है मुझे, लेकिन आज पहले थोड़े क्वेश्चन करा दूं अब मैं, नहीं तो सारी बोरिंग चीजें एक साथ आ जाएंगी। अब मैं बंद कर रहा हूँ इसको, कोई डाउट है तो अभी बोलो।
बाकी आपकी बुक्स में सब गिवन है, उससे एक बार रिवाइज कर लेना। ये जो भी हमने अभी पढ़ा है ये मैग्नेटिज्म पार्ट है। मैग्नेटिक इफेक्ट से अगला इसका बोरिंग चैप्टर है मैग्नेटिज्म, ये सब उसके पार्ट हैं। तो अब हमारे तीन चीजें बची हैं, फेरोमैग्नेटिक, डायमैग्नेटिक एंड पैरामैग्नेटिक। ये सारे सब्सटेंस क्या होते हैं और इनकी प्रॉपर्टीज क्या होती है, जो कि मैं अगली क्लास में डिस्कस करूंगा। अब मैं एक क्वेश्चन दे रहा हूँ आपको, आपको क्वेश्चन ट्राई करेंगे। ये एक स्क्वायर है जिसकी साइड हमें ए गिवन है। ये यूनिफॉर्म वायर से बना हुआ स्क्वायर है। और स्क्वायर की साइड ए गिवन है। यहाँ से करंट एंटर कर रहा है, ये सब यूनिफॉर्म वायर हैं, यानी एक जैसे मटेरियल के वायर हैं। और ये पॉइंट भी सिमेट्रिकली इसके मिड पॉइंट के ऊपर, और यहाँ से ये A/4 पर लोकेटेड है। तो यानी अगर मैं कहूँ तो AB के परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर ये P पॉइंट लोकेटेड है, इसका डिस्टेंस A/4 गिवन है। तो हमें इस पर P पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है। आपको इसके स्टेप लिखवाने हैं, मुझे फाइनल आंसर तो बताना ही है, पर मेरे लिए पहले स्टेप इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। फाइंड मैग्नेटिक फील्ड एट पॉइंट P। और DPP करते रहे, अगली बार फिर डिस्कस करूंगा। DPP आप लोग प्रैक्टिस करते रहो। P पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड निकालना है, पहले आप ट्राई कर रहे हो। करंट आई कि मैंने आपको, यहाँ पे एंटर करता है करंट और यहाँ से ये बाहर निकल जाता है करंट। सर स्क्वायर है ना? स्क्वायर है जिसकी साइड ए है। यूनिफॉर्म वायर का स्क्वायर लूप है, लिखा भी है मैंने। सर लेकिन इसकी वजह से तो फिर डिफरेंसेस आ जाएंगे, दो डायरेक्शन आएंगे मैग्नेटिक फील्ड की पी पर। पी पर क्या आएगी? दो डायरेक्शंस आएंगी मैग्नेटिक फील्ड की, ए बी और सी डी की वजह से तो आउटवर्ड्स द प्लेन होगी। हाँ, तो जो भी डायरेक्शन आएगी आप मुझे बता देना।
दो डायरेक्शन के टर्म्स में बता देना, आप पहले निकाल लो, ठीक है। ओके सर। हिंट तो नहीं लेना, अभी आप लोग ट्राई कर रहे हैं। यस सर बिल्कुल। हाँ, ट्राई कर रहे हैं। सर बस आ गया। हाँ, तो बता रहे हैं नेट फील्ड। सर बस एक सेकंड प्लस माइनस कर रहा हूँ। हाँ, कर लो।
म्यू नॉट अपॉन 4 पाई 16 I/3A आउटवर्ड्स। नहीं अभी ठीक नहीं आ रहा है। देखो जो मैग्नेटिक फील्ड आएगा ये स्टार दे रहा हूं मैं, ये स्टार की वैल्यू आपको बतानी है। सम वैल्यू ये अलग आएगी, ये अलग आएगी, दिस माइनस दिस ऐसा आएगा। 4 - 4/3। नहीं नहीं। सर 1/√5 और 1/213। नहीं पहले मुझे ए बी के वजह से क्या आया वो बताओ, कैसे म्यू निकाला? नॉट मेथड बताओ, कौन बता रहा था सर अभी? करंट को डिवाइड कर दिया सर, आई को I1 और I2 में। नहीं अभी तो ये तो गलत आ रहा है ना। मयंक बता रहे हो कैसे निकाला? सर 1 और 2/3 आएगा। नहीं, यहाँ पे ए बी की वजह से निकालेंगे, सी डी की वजह से निकालेंगे। तो ए बी की वजह से क्या आया, ये जो तुम्हारी क्या वैल्यू आ रही है वो बताओ, फिर चेक करता हूँ। बताओ। B1 मयंक बोल रहे हो क्या आई वैल्यू? सर मैं बताऊं? हाँ बताओ। सर आई को डिवाइड कर लेंगे ना पहले, I1 और I2 में। यूनिफॉर्म वायर गिवन है, I1 I2 में डिवाइड नहीं होंगे ये दोनों। यूनिफॉर्म वायर गिवन है ना, इक्वल डिवाइड होंगे ना, दोनों का रेजिस्टेंस इक्वल होगा। यस, तो I/2 में डिवाइड हो जाएंगे। हाँ पहले हमने ये डिवाइड किया था पहले? नहीं सर I1 I2 ले लिया था, एंड में तो प्लस होके वो I बन ही गया था। नहीं नहीं, प्लस होगा ही नहीं क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में आएगा ये तो। अभी ये भी तो पार्ट है, ए डी और बी सी, ये पार्ट भी तो है। हाँ सर वो ही लिया था। नहीं हम समझ लें, ए डी अच्छा, और बी AD और सी, BC का वो राइट और लेफ्ट में आएगा ना सर? इन दोनों की वजह से ही यहाँ कैंसिल हो रहा है। पर ये हमें समझ में आना चाहिए, ए डी की वजह से भी और बी सी की वजह से भी। कैंसिल कैसे होगा सर? डिस्टेंस तो इस दोनों का अलग है ना उससे, P से। सेम आएगा, सेम है ना ये। परपेंडिकुलर ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है, तो इससे डिस्टेंस और इससे डिस्टेंस, ये सी और बी से ही तो अलग है डिस्टेंस। लेकिन जो एडी की वजह से बनेगा वही बीसी की वजह से बनेगा यहाँ। अच्छा 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 अच्छा, हाँ तो वो सर फिर तो वो कट जाएगा। हाँ वो हमें पता नहीं था तो, लेकिन हमने इसलिए लिया भी नहीं है, लेकिन वो हमें पता भी तो करना है। तो ये दोनों तो कैंसिल हो रहे हैं, इसलिए इन दोनों की वजह से निकालना है। वो आप वही तो पूछा था मैं। ये एंगल थीटा, ये भी थीटा ले रहा हूँ मैं। साइन 2 थीटा, और थीटा कैसे निकालेंगे? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, इससे निकालो। ये A/2 है, ये A/4 है, इससे ये AP निकालोगे। आया समझ में? यस सर सर। जिस वायर से करंट एंटर हो रहा है उस वायर को कंसीडर नहीं करना। जिस वजह से यहाँ तो जस्ट एंटर हो रहा है, इसकी वजह से आएगा ही कहाँ? ये तो जस्ट एंटर हुआ ना यहाँ पे। ये लेंथ ही कहाँ दी है इसकी? सर वो मैंने इन्फिनाइट मान के कर दिया उसको भी। नहीं अपने आप इन्फिनाइट नहीं लेना, है ना। ये तो जो लूप की वजह से बताना है हमें, यहाँ पे जस्ट एंटर हुआ, यहाँ से जस्ट निकल गया ये करंट। ओके सर। सर एक सेकंड कर रहा हूँ सर। तो इसलिए ध्यान से लिखेंगे, म्यू नॉट अपॉन 4 पाई। अब खाली ए बी की वजह से लिखेंगे, I/R और इंटू साइन थीटा प्लस साइन थीटा, और साइन थीटा की वैल्यू यहाँ से निकाल के रखोगे। सर साइन थीटा जब निकाल रहे हैं तो A से A कैंसिल हो रहा है। हाँ तो कैंसिल होंगे।
साइन थीटा आ गया सर, मतलब थीटा आ गया हमारा π/6। एकदम गलत आ रहा है। ये देखो, ये a/4 है यस सर। और ये a/2 है, इसलिए इसको मैं 1 यूनिट ले रहा हूँ। अच्छा अच्छा अच्छा, कॉस सर π/3। और भी गलत आ गया, आप देखो, ये 1 यूनिट है तो ये 2 हो जाएगा इसका डबल। यस सर। ये 1, ये 2, तो ये कितना जाएगा? अगर ये x है, ये 2x है, इसकी जरूरत नहीं है क्योंकि सब रेशियो में आएगा, तो ये 1 2, तो ये √5। साइन थीटा कितना आ गया? 2/√5। साइन थीटा मैंने यहां से निकाला है 2। चाहे तो हम a/4 a/2 लेके इसका स्क्वायर करके ऐड करें, वो सेम ही आंसर आएगा। मैंने कैलकुलेशन थोड़ी कम कर ली क्योंकि इसको x मान लें, ये 2x, तो ये आसान हो गया, और x भी हटा दें तो और भी कैलकुलेशन आसान हो गई। देख रहे हैं ना, फास्ट हो गया इससे। नहीं तो हम इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर करके ये निकालेंगे, फिर साइन थीटा निकालेंगे, आएगा यही। उसकी वैल्यू यहाँ रखनी है। और ऐसी B2 यहाँ CD की वजह से निकालो, और इसकी वजह से जो मैग्नेटिक फील्ड आया वो नॉर्मल टू द प्लेन आउटसाइड, और CD की वजह से इनसाइड आएगा। फिर दोनों का सम करेंगे तब ये आंसर आएंगे। ठीक से करो अभी। अभी आप लोगों को ही बताना है। अभी बता रहे हो मुझे? अभी बताया नहीं है किसी ने मुझे। सर बता रहे हैं, एक सेकंड। हाँ, ऐसी B1, ऐसी इसके लिए वजह से B2 निकालोगे। सर आ और गया। क्लास क्लास में बाकी लोग हैं, कहाँ हैं कुछ पता नहीं चल रहा मुझे। कर रहे हैं वो लोग? अदर स्टूडेंट्स इन द क्लास, किसी की आवाज नहीं आ रही। स्टूडेंट, आप लोग कर रहे हो क्वेश्चन या नहीं कर रहे हो? सर 2μ0I/πa into 1/√5 minus 1/3√5। नहीं, 3√5 नहीं, ये बदल जाएगा। ठीक करो इसे। क्या बदल जाएगा सर? साइन थीटा यहाँ बदल गया है इसके लिए। सर 2/√5 है यहाँ पे साइन नहीं थीटा। नहीं, वो तो AB की वजह से, CD की वजह से तो अलग एंगल आएगा। सर AB की वजह से तो 1/√5 था ना? नहीं, टू बाई नहीं रूट 2/√5। सर CD की वजह से भी वही क्यों आ रहा है फिर? CD के लिए निकाला भी, वो गलत निकाल रहे हो ना। सर निकाला था 3a/4 और a/2 को लेके। एक मिनट, 4/2 I/a इंटू 2, और साइन थीटा है ये। हाँ सर लगाएगा लगाएगा। 4 और 4 ये कैंसिल, 2 से ये 2 कैंसिल। सर 2/√13। नहीं, अभी और ठीक करो। 2 कहाँ गया ये? हाँ, 2/√13 अब सही लग रहा है। अब सर उसे क्रॉस वैल्यू कर दिया रखो। था हाँ, मैंने। उसे वैल्यू रखो।
वैल्यू रख के निकालो, इंटू 1/√5। ये ए बी की वजह से आया। अब देखें सी डी की वजह से, सी डी की वजह से इसको ये ज्वाइन कर दिया मैंने, यहाँ अलग से बना रहा हूँ। सर वेट, 1/√5 माइनस 3√13। नहीं गलत कर दिया, 1 अपॉन में आएगा ना, हाँ सर वही माइनस 1/1 में ही है। हाँ अब ठीक है। तो ये a/4 जो है इसे मैं x मान लूँ अगर, या 1 यूनिट मान लूँ, तो ये 3 यूनिट हो गया, 3a/4, और ये 2 यूनिट है, तो ये 2 ये 3, तो ये √13 आ जाएगा। यस ये सबसे आसान मेथड है। तो sin⁵ 2/√13। अब सी डी की वजह से निकालेंगे, तो 1/3√13 आएगा। लेकिन अभी क्लास में मैं वेट कर रहा हूँ, अभी वो बाकी लोगों का आंसर मालूम नहीं चल रहा मुझे। आ गया सबका क्या? आप लोग कर रहे हैं कि मुझे करना है? ये i/2, और डिस्टेंस कितना होगा, a-a/4, 3a/4। और ये 2 sin⁵, sin⁵ यहाँ से रखेंगे, स्टूडेंट ट्राई कर रहे हैं अभी आप लोग? सर आ तो गया। नहीं बाकी लोग तो बोल ही नहीं रहे। सर डायरेक्शन तो आउटवर्ड जाएगी ना वैसे इसकी। आउटवर्ड रहेगी, ओके सर। इसकी वजह से इनसाइड। लेकिन ये कम होगा, ये ज्यादा होगा, क्यों? ये पास है, और वैसे भी नंबर में भी आ जाएगा, ये पास है वायर, तो इसकी वजह से इफेक्टिव ज्यादा होगा। उस ये दूर है ये वाला सी डी वाला वायर। हाँ सर वो मैंने 3a/4 और a/4 ले लिया था इसलिए गलती हो रही थी, बाकी तो हो गए थे। हाँ तो ये आ जाएगा 2μ0I। सर हमने अज्यूम किया ना कि पी इनका परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है ए बी और सी डी गिवन का। गिवन है ए बी का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर, मैंने सिमेट्रिक बोला है ना। गिवन ऐसे एज्यूम नहीं कर सकते हम कुछ भी चीज। ओके सर। ऐसे हमें कैसे मालूम ये परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है? इधर भी हो सकता है, ये तो इनफाइनाइट पॉइंट्स हैं, हर जगह अलग अलग आएगा। सर वही वो गिवन वाली लाइन शायद मैंने सुनी नहीं थी इसलिए मैंने वो साइड वाले की कैंसिल नहीं किया। ये a/4 और ये P पॉइंट मैंने कहा था ए बी के मिड पॉइंट जो है उसके ऊपर, यानी परपेंडिकुलर बाइसेक्टर पर है। ओके सर वो सुना नहीं था मैंने। हाँ इंटू 1/√13। तो इसलिए इन दोनों में से ये माइनस कर देंगे, तो नेट फील्ड, एक बार आंसर लिख दूं मैं। इस सब लोग मैच कर ले, मैं मान रहा हूँ सबका हो गया। अगर किसी को डाउट है तो मुझे बताओ।
अगले क्वेश्चन पे चलूं, सबका हो गया ये? यस सर। सर अगर ये करंट हमारा इनफाइनाइट वायर से आ रहा होता तो सर उसमें फिर करंट 3I/2 लेके कर सकते थे, मतलब जैसे पूरे का निकालना है तो स्क्वायर का अलग और वायर का अलग लेके करे, या फिर पूरे का एक साथ लेके करे, बात एक ही है। नहीं, ऐसा बात एक ही नहीं है। स्क्वायर के लिए तो ये आ गया, और अगर हमारा वायर यहाँ से लॉन्ग, ये जितनी भी लेंथ होती, उस लेंथ के लिए पी पे अलग से निकालते कैसे? इसको इतना एक्सटेंड करके सब्ट्रैक्शन करते, सुपरपोजिशन लगाते, है ना? जो भी वायर की लेंथ, अगर ये लॉन्ग वायर दिया होता तो इसकी वजह से यहाँ पे अलग निकालते। तो एक साथ क्यों नहीं कर सकते? इसलिए कि हमने स्क्वायर में भी तो ले लिया, ये स्क्वायर में हमने ये साइड ले ली, और इस वायर में हम फिर से यहाँ तक लेते तो गलत नहीं हो जाता ये, अगर यहाँ तक लेते? नहीं सर, जैसे वायर तक तो मतलब फिर एंगल उस हिसाब से ले लेंगे ना कि वायर के एक एंड से लेकर दूसरे एंड तक ही जाए फिर। नहीं नहीं, फिर से बताओ मुझे। मान लो ये लॉन्ग वायर गिवन है, अब बताओ कैसे करेंगे? कैसे बोल रहे हो? तो सर एक एंगल तो 90 डिग्री हो जाएगा जो इनफाइनाइट एंड है उसके लिए, और जो दूसरा एंगल है वो ज्योमेट्री से निकल जाता। नहीं, ये लॉन्ग वायर है, ये तो यहीं तक आ रहा है, यहाँ तक आ रहा है, ए तक। तो हम कह रहे हैं ये वाला लेते या नहीं लेते, ये जो अभी हमने किया है? तो वो भी लेते, पर फिर करंट 3I/2 ले लेते ना। 3I/2 कैसे, समझाओ मुझे। तो दोनों का ऐड करके। हाँ, जिससे गलत हो जाए। आई करंट यहाँ आ रहा है, ये यहाँ पे डिवाइड होके कम हो रहा है, हम उससे दोनों को ऐड कर देते 3I/2। नहीं भाई, पूरा ओ गलत हो अच्छा जाता। सर। हाँ 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 ठीक है, आगे समझ। हाँ, ऐसे तो फिर ब्लंडर हो जाएगी, ऐसे नहीं करना है, समझ गए? यस सर। मैं मान लूं यहाँ तक सबका हो गया। यस सर। हाँ, क्योंकि अब 2 ही मिनट बचे हैं, तो इसलिए मैं ज्यादा बड़ा क्वेश्चन पूछ नहीं सकता आप लोगों से। अब छोटा ही क्वेश्चन पूछूंगा। ये हेक्सागन है, जिसकी साइड ये है। ये हेक्सागोनल वायर है, आधा हेक्सागन है ये। ABBCNCD। और मैग्नेटिक फील्ड में मान लेता हूँ कि कांस्टेंट, नॉर्मल टू द प्लेन है। ये हेक्सागन की 3 साइड्स हैं, ABBC एंड CD। ये कुछ नहीं है, ये खाली ये ऐसी है, हॉरिजॉन्टल लाइन। आपको मुझे इसमें जल्दी जल्दी बता दो, ABBCCD तीनों पे जो फोर्स होंगी उसकी डायरेक्शन बता दो, मैग्नीट्यूड बता दो, और उन तीनों का जो सम होगा, नेट फोर्स कितनी होगी वो भी बता देंगे। क्वेश्चन क्लियर है? यस सर। तो पहले AB पे फोर्स किधर आ रही है? सर नेट आ गया 2AIB। किधर आएगी? टूवर्ड्स राइट। करंट आई ले लेता हूँ, सही है। राइट राइट में तो हो ही नहीं सकती। भाई, कितने लोगों को कॉन्फिडेंस है इस क्वेश्चन में, क्लास में कितने लोगों को एकदम कॉन्फिडेंस है? सर एक सेकंड कर रहा हूँ अभी मैं।
ब्रीफली बता दें, नहीं तो अगर डाउट है तो अगली क्लास में सर फोर्स अपवर्ड्स होगी इसमें, हाँ आप सही है। फोर्स नेट अपवर्ड्स फोर्स होगी। नेट फोर्स आ रही है वो वर्टिकली अपवर्ड डायरेक्शन में आएगी। यहाँ से यहाँ तक ज्वाइन कर दिया, BIL, L है 2A, यस सर। तो करंट भी उसी डायरेक्शन राइट डायरेक्शन में मान लेंगे, जिधर A to D जा रहा है तो A to D इधर करंट हो गया, तो इसलिए L क्रॉस B से फोर्स ऊपर आ गई। ये बिल्कुल सही है। ये 3 Yes, साइड sir. बच्चे हैं, ये अगली क्लास में मुझे रिमाइंड कर देना, डिस्कस करूंगा, ठीक है। ओके सर। ठीक है, तो आज मैं यहाँ वाइंड अप कर रहा हूँ। ओके सर। गुड बाय स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग।